हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक तो होंगे ही। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो एनसीईआरटी में जो थर्ड हेडिंग है में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद, वो है गेमेटोजेनेसिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गेमेटोजेनेसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। तो ये वास्तव में गैमीट फॉर्मेशन है। और गैमीट फॉर्मेशन में दो प्रकार के गैमीट बनने हैं। एक है स्पर्म फॉर्मेशन और एक है ओवम फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस पर और oogenesis होती है ओवरी पर। क्योंकि टेस्टिस और ओवरी दोनों प्राइमरी सेक्स आर्गन है। गैमीट हमेशा प्राइमरी सेक्स आर्गन पर बनता है। तो प्राइमरी सेक्स आर्गन मेल में टेस्टिस और फीमेल में क्या है? ओवरी है। ठीक। एक क्वेश्चन और है। चाहे स्पर्म बनाना हो चाहे ओवम बनाना हो, इसमें हार्मोन जरूर इन्वॉल्व होते हैं। तो गेमेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन में जो मेन हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो तीन होते हैं। एक का नाम है LH, एक का नाम है FSH और एक का नाम है एंड्रोजन। लेकिन जब हम ओवम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ओवम फॉर्मेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं उसमें LH FH मेन हार्मोन है। हाँ, इनके साथ हमको इस्ट्रोजन का भी रोल देखने को मिलेगा। तो मेल में एंड्रोजन और फीमेल में इस्ट्रोजन। ठीक है। अब हमको एक एक करके पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, पहला सवाल। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, तो कहोगे ये प्रोसेस है किसकी? स्पर्म फॉर्मेशन। कहां से? फ्रॉम स्पर्म मदर सेल, या क्या कहोगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बनने को क्या कहते हैं? आंसर देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि ये कब स्टार्ट होती है, तो कहोगे ये स्टार्ट होती है कब?
तो आंसर देंगे प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी क्या होता है, तो कहेंगे ये एज है सेक्सुअल मेच्योरिटी। और कितनी होती है, तो आंसर देंगे 11 टू 13 ईयर। 11 टू 13 ईयर ऑफ एज में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। क्यों, बिकॉज ये भी पूछा जाता क्यों, तो बिकॉज बताएंगे। होता क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और उस हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम GnRH है। तो अभी ये रटेंगे, फिर आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर GnRH का कैसे रोल होता है। फिर भी ये याद कर लेंगे कि प्यूबर्टी की एज पर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। तो क्यों, तो आंसर देंगे क्योंकि प्यूबर्टी की एज पर एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम GnRH है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। अब सवाल है कि प्यूबर्टी की एज पर क्या होता है, कैसे शुरू होता है, वो भी समझना है। तो देखते हैं। तो प्यूबर्टी की एज पर आपको पहले से ही पता है, प्यूबर्टी की एज पर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, आपको पहले से ही पता है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में जो लाइनिंग होती है, इसमें दो सेल पाई जाती हैं। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है मेल जर्म सेल, और इन्हीं मेल जर्म सेल को कहते क्या हो, स्पर्मेटोगोनिया। और एक और सेल पाई जाती है, एक और सेल पाई जाती है जिनका नाम पहले से ही पता है, क्या है, सर्टोली सेल। तो यहां काम की बात यह है कि प्यूबर्टी की एज पर सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर की तरफ जो स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती हैं, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब क्या एक्टिविटी होती है ये हमको समझना है। तो देखिए क्या होता है। होता यह है कि प्यूबर्टी की एज पर जो स्पर्मेटोगोनिया है, मान लेते ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन करती है। माइटोटिक डिफरेंशिएशन। अब ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लीजिए क्या है। मतलब ये है कि ये सेल डिवाइड करेगी माइटोटिकली, मतलब एक सेल से क्या बना लेगी, तो एक सेल से बना लेंगी दो सेल, फिर दो सेल से क्या बना लेंगी, तो दो सेल फिर डिवाइड करेंगे, दोनों अगर डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगी चार सेल। अब ध्यान से सुनिएगा, हो ये रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो एक प्रकार की डिप्लॉयड सेल है। ये है डिप्लॉयड सेल है, और अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो क्रोमोसोम की संख्या जो 2n होगी वो 46 होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। माइटोटिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से दो, दो से चार, चार से 8, 16, 32, 64 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करते हैं। तो वास्तव में ये मल्टीप्लाइकेशन होता है, और जिससे बन जाती हैं मेनी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक,
तो ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बन के तैयार हो गई, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64। किस प्रोसेस के द्वारा? कहेंगे माइटोटिक डिफरेंशिएशन के द्वारा। ये क्या होता है? इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक। लेकिन एक चीज और होती है, क्या? देखिए, इसी में से किसी भी, एनसीईआरटी में लिखा है मेनी या सम, कोई भी स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है और मॉडिफाई करके अपना नाम बदल लेती है, और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये पूरी प्रोसेस मतलब स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होना और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाना ही माइटोटिक डिफरेंशिएशन है। लेकिन ये भी डिप्लॉयड होती है, और अगर डिप्लॉयड है तो फिर संख्या 2n कितनी होगी? 46 होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया में कोई अंतर नहीं है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वही स्पर्मेटोगोनिया, बस केवल साइज का अंतर है। बड़ी सेल हो गई है, ये वो सेल है जो अब रेडी है कि किसमें जाएगी? मियोसिस में जाएगी, ठीक है, खास बात। दूसरा, अब चूंकि ये मियोसिस में जाएगी तो ये पहला रिडक्शन डिवीजन करेगी। तो जब पहला रिडक्शन डिवीजन करेगी, ये है फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, ये है फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। इस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन का रिजल्ट देखो क्या होगा। रिजल्ट होगा कि 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगी। खास बात यह है कि जो 2 सेल बनेंगी उनका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनी है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है रिडक्शन डिवीजन से। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हाइप्लॉइड। और अगर हाइप्लॉइड हो जाएंगी तो क्रोमोसोम संख्या n कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। एक और खास बात, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है किसके द्वारा? तो हम कहेंगे फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के द्वारा। लेकिन ये रिडक्शन डिवीजन इक्वल होता है, याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का रिडक्शन डिवीजन इक्वल होता है। इसी नाते 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल बनती है, और वो 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल कौन सी? आंसर देंगे क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये कौन सी हैं? ये हैं 2 इक्वल हाइप्लॉइड सेल, और नाम क्या है इनका? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे। ये सेकेंड रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे। तो जब एक सेल का सेकेंड रिडक्शन डिवीजन पूरा होगा तो 2 हेप्लॉइड सेल मिलेंगे, तो दोनों के पूरा होंगे तो 4 हेप्लॉइड सेल मिलेंगे। ये हुआ है सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से क्या बनी है? तो ये जो बनी है बेटा, ये है 4 इक्वल हेप्लॉइड सेल। जो 4 इक्वल हेप्लॉइड सेल बनी हैं, इनको कहा जाता है स्पर्मेटिड। और ये होंगी क्या? हेप्लॉइड। और अगर हेप्लॉइड होंगी तो क्रोमोसोम संख्या n कितना कहेंगे? 23। देखिए हो क्या रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनी? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे? डायरेक्ट बनी है, सिर्फ ग्रोथ हुई है बस। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी कैसे बनी है? तो कहेंगे फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। लेकिन सेकेंडरी से स्पर्मेटिड कैसे बना है?
तो हम कहेंगे सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। स्पर्मेटोजेनेसिस के जो रिडक्शन डिवीजन होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस नाते पहले रिडक्शन डिवीजन से दो इक्वल हेप्लॉइड सेल मिलेंगे, और वो दो इक्वल हेप्लॉइड सेल कौन सी होंगी, आंसर देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन दूसरे रिडक्शन डिवीजन से चार इक्वल हेप्लॉइड सेल मिलेंगी, और जो चार इक्वल हेप्लॉइड सेल होंगी उनका नाम क्या होगा, स्पर्मेटिड होगा। ठीक है, लेकिन अभी स्पर्म नहीं बने हैं, तो फिर देखो क्या होगा। फिर ये होगा कि चारों स्पर्मेटिड, चारों की चारों स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चारों की चारों स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, तो हम आंसर देंगे ये क्या बन गए, ये स्पर्म हैं जिनको स्पर्मेटो जोआ भी कहते हैं। तो स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए बेटा, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गए स्पर्म, और स्पर्म भी क्या होंगे, स्पर्म होंगे हाइप्लॉइड, मतलब n संख्या होगी और 23 क्रोमोसोम होंगे। अब वापस आओ, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बने हैं, ये स्टेप है जिसमें स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हुआ है, स्पर्म में कन्वर्ट हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये शब्द नहीं लेंगे, बहुत काम का है, तो याद रखेंगे स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये भी क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन है। लास्ट ईयर नीट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर है, तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। रिडक्शन डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने को मिलता है, लेकिन oogenesis में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ देखिए दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन के बाद भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, और रिडक्शन डिवीजन के पहले माइटोटिक डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दो स्पेशल पॉइंट हमको याद रखने हैं, या oogenesis के कंपेयर में याद रखने हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन होता है, oogenesis में मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप फ्लो चार्ट दिमाग में फिट हो गया होगा कि सबसे पहले क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या थे स्पर्मेटिड, और फिर क्या बन गए स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड का स्पर्म में जो कन्वर्जन होता है उसको कहते क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था बेटा, सबसे पहले हमारे पास थे स्पर्मेटोगोनिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटिड, और ये किसमें कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोजोआ। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, ये अभी मैंने बताया कि स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉयड, स्पर्मेटिड हेप्लॉयड, और स्पर्म भी क्या होते हैं, हेप्लॉयड। अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया से डिवीजन शुरू करें तो एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेंगी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेंगे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से
2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड मिलेंगे, तो 2 से कितने मिलेंगे 4, तो 4 स्पर्मेटिड मिलेंगे, तो 4 ही क्या मिलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो काम की बात देखें, 1 मियोसिस का रिजल्ट है क्या 4 स्पर्म फॉर्मेशन। ये याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में जब एक मियोसिस कंप्लीट होती है तो कितने स्पर्म मिलते हैं, तो आंसर देंगे क्या 4 मियोसिस। एक क्वेश्चन और जरा समझ लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन हो रहा था तो पहले रिडक्शन डिवीजन से भी इक्वल सेल मिली और दूसरे रिडक्शन डिवीजन से भी क्या मिली इक्वल सेल मिली। लेकिन जब हम oogenesis की बात भी आगे करेंगे, oogenesis में रिडक्शन डिवीजन अनइक्वल होता है। कैसे जरा देखते हैं। oogenesis की अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं oogenesis हो रही है और oogenesis में मान लेते हैं ये प्राइमरी oocyte है। अगर इसका डिवीजन होगा तो ये डिवीजन कुछ ऐसे होगा कि एक बड़ी सेल मिलेगी एक छोटी सेल मिलेगी और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। फिर इसका डिवीजन होगा, फिर एक छोटी सेल मिलेगी फिर एक बड़ी मिलेगी और इसका नाम होगा ओवम। तो oogenesis का जो रिडक्शन डिवीजन है वो कैसा होता है अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन, अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन किसमें oogenesis में। लेकिन अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो यहाँ फिर ऐसा नहीं पढ़ेंगे, वहां तो इक्वल सेल बनती है, उसको क्या कहेंगे इक्वल रिडक्शन डिवीजन। तो कुछ क्वेश्चन कंपेयर के जरा पढ़ लेते बच्चों। अगर हम लोग इधर लिखें स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर लिखें oogenesis तो कुछ कंपेयर के सवाल हैं जो हमको याद होने चाहिए। देखें, सबसे पहला ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, तो स्टार्ट एट प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी पर शुरू होती है। लेकिन oogenesis प्यूबर्टी पर नहीं शुरू होती है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू हो जाती है। तो ये पहला अंतर मिल गया क्या, स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ या कह सकते हो एम्ब्रियोनिक ओरी। ये एम्ब्रियोनिक ओरी में स्टार्ट होगा, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, दूसरा अंतर ये है या दूसरी समानता भी कह सकते हैं, दोनों में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है oogenesis में भी होता है। तो यहां माइटोटिक डिफरेंशिएशन है और यहां भी माइटोटिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर देखना चाहें तो ये देखिए कंपेयर का डायग्राम यहाँ एनसीईआरटी में बना हुआ है और कंपेयर के डायग्राम को और ध्यान से देखें तो देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये देखो लिखा है माइटोटिक डिफरेंशिएशन और ये oogenesis है और यहाँ भी लिखा है क्या माइटोसिस डिफरेंशिएशन। तो माइटोटिक डिफरेंशिएशन दोनों में होता है, लेकिन इधर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ भी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ऐसा डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो और यहाँ देखो यहाँ भी रिडक्शन डिवीजन 2 बार हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन डिवीजन 2 बार हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन दोनों में 2 बार होगा, लेकिन oogenesis में रिडक्शन डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन होगा। यहां
हमको देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन किस में मिलेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन किस में नहीं मिलेगा? oogenesis। नो डिफरेंशिएशन आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होगा oogenesis में, और होगा किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। 4 नंबर पर जो अंतर है वो ये है कि यहां इक्वल रिडक्शन डिवीजन है, और इसी इक्वल रिडक्शन डिवीजन के नाते यहां क्या नहीं बनती हैं? पोलर बॉडी। जबकि यहां क्या है? यहां है अनइक्वल रिडक्शन डिवीजन, और इसी नाते यहां क्या मिलती हैं? यहां स्मॉल हेप्लॉइड सेल मिलती है, जिसको कहते क्या है? पोलर बॉडी। तो इस केस में पोलर बॉडी मिलती हैं और इस केस में पोलर बॉडी नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। वन मियोसिस जब कंप्लीट होगी तो हमको मिलेंगे 4 स्पर्म, और यहां जब वन मियोसिस कंप्लीट होगी तो हमको मिलेगा 1 ओवम। तो ये भी अंतर है। यहाँ कंप्लीशन के बाद हमको 4 स्पर्म मिलेंगे, यहाँ कंप्लीशन के बाद हमको एक ही ओवम मिलेगा, क्योंकि यहाँ अनइक्वल डिवीजन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल डिवीजन हो रहा है। तो ये कुछ कंपेयर के सवाल हैं, नीट में आया है। हाँ, एक खास बात है, दोनों में यहाँ भी हार्मोन इन्वॉल्व होंगे। कौन से? कौन से? FSH एंड LH, यहां भी हार्मोन इन्वॉल्व होंगे। कौन से? FS एंड LH। तो हार्मोन की अगर बात करें तो दोनों जगह। तो काम की बात देखिए, ये कंपेयर में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कंपेयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको एनसीईआरटी में जरा देख लिया जाए, अभी तक मैंने जो पढ़ा है। देखो लिखा हुआ है गेमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस किसमें? मेल में, और ओवरी किसमें? फीमेल में। ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? गैमीट, मतलब स्पर्म बनाएंगे और ओवम रेस्पेक्टिवली। इसी प्रोसेस को कहोगे क्या? गेमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल हैं, इनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। यही क्या बनाएंगे? स्पर्म। प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। जो शुरू होती है, जो शुरू होती है कब से? स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है कब से? आंसर देंगे क्या? प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको पता है, इनसाइड वाल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये मल्टीप्लाई करेंगी किसके द्वारा? माइटोटिक डिवीजन, जिससे क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, और आगे देखते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? डिप्लॉयड। और कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान रखिएगा, आल नहीं, सम होगा। कुछ स्पर्मेटोगोनिया का नाम बदल जाएगा, क्या कहोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो पीरियोडिकली अंडरगो किसमें जाएंगे? मियोसिस।
पीरियोडिकली अंडरगो का मतलब अभी एक स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस में जाएगी, उसके पीछे पीछे दूसरी आएगी, उसके पीछे पीछे तीसरी आएगी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब कंप्लीट करेगी क्या, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे दो इक्वल हेप्लॉइड सेल, कहते क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच हैव कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज किसमें, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या बनाएगी, 4 इक्वल हेप्लॉइड सेल, नाम क्या है, स्पर्मेटिड। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम होंगे n, और n का मतलब होगा 23। द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म किस प्रोसेस से, तो आंसर देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बाद देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्मेटोगोनियम लगी हुई है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि सर्टोली सेल है, ठीक। फिर देखिए होता क्या है, जैसे ही स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, मान लेते हैं ये स्पर्मेटोजोआ है, इस टाइप के स्पर्मेटोजोआ है, तो ये स्पर्मेटोजोआ का क्या है बेटा, हेड है। स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल में, स्पर्मेटोजोआ का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाएगा। तो हेड कहाँ, ये है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ का हेड कहाँ एम्बेडेड है बेटा, एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल में क्यों एम्बेडेड है, अरे न्यूट्रिशन ड्रा करने के लिए, ड्रा न्यूट्रिशन, ठीक। लेकिन धीरे धीरे समय बीतेगा, जो इमेच्योर स्पर्म बने हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगे। कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहां से जो स्पर्म है, ये क्या है, ये है जर्म सेल, ये क्या है, ये है सर्टोली सेल, और ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ। तो कुछ दिनों, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कुछ दिनों बाद देखो क्या होगा, तो कुछ दिनों बाद ये होगा कि जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो रिलीज हो जाएंगे, रिलीज आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज होते हैं, रिलीज आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके लिए एक स्पेशल टर्म है, वो स्पेशल टर्म है स्पर्मिएशन। याद रखिएगा स्पर्मिएशन क्या है, तो स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो 3 शब्द आपको मिल गए हैं, कौन कौन से, एक शब्द है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक शब्द है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक शब्द है
स्पर्मिएशन, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। क्या? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म फॉर्मेशन। कहां से? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने तक जितनी भी प्रोसेस है वो पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस है। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म है। ये है स्पर्म फॉर्मेशन। कहां से? फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाओ, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाओगे तो स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। ये क्या है? ये है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो तीनों शब्दों का अलग मतलब है। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है, स्पर्मिएशन अलग है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या? ये याद रखिएगा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन किसमें? सर्टोली सेल। और फाइनली रिलीज होंगे कहां से? फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। प्रोसेस का नाम क्या होगा? स्पर्मिएशन। ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ एनसीईआरटी का जो ये पैराग्राफ है, ये इसमें हार्मोनल कंट्रोल की बात की गई है कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का रोल क्या होता है। तो देखते हैं क्या रोल होता है। बेटा 2 मिनट का ब्रेक। चलिए, तो एनसीईआरटी में जरा देख ले। हाँ, हार्मोनल कंट्रोल हम लोग देखने जा रहे थे। देखिए, हार्मोनल कंट्रोल में जो पहला सवाल ये है कि प्यूबर्टी कब शुरू होती, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है? तो हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है कब? तो आंसर देंगे प्यूबर्टी। क्यों? तो पीछे भी बता के आए थे। होता क्या है, प्यूबर्टी की एज पर, प्यूबर्टी की एज पर हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल के आता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये तुरंत जाएगा और काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर 2 हार्मोन निकालेगी। एक हार्मोन का नाम है LH और एक हार्मोन का नाम है FSH। 2 हार्मोन दोनों जाकर के टेस्टिस पर काम करेंगे। कहाँ? LH काम करेगा
एल वाई लीडिंग सेल पर और एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पर। ये काम करेगा सर्टोली सेल। लीडिंग सेल की जिम्मेदारी ये है और सर्टोली सेल की जिम्मेदारी ये है। लीडिंग सेल से हार्मोन निकलेगा एंड्रोजन या इसी का नाम टेस्टोस्टेरोन, और सर्टोली सेल से निकलेंगे सम फैक्टर। ठीक, अब असली खेल ये है। इसके बाद ये जो एंड्रोजन है ये क्या कराएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन जो ये सम फैक्टर हैं ये क्या कराएंगे, ये कराएंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो जरा रोल देखें, बहुत स्पेशल रोल है, हर चीज का काम फिक्स है। देखिए कितने हार्मोन निकल के आए हैं। सबसे पहला सवाल है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर, क्यों? तो क्यों का जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन किसमें, तो आंसर देंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया, ये तुरंत निकल के कहाँ जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा। क्या निकलवाएगा, एलएच, और क्या निकलवाएगा, एफएसएच। एलएच कहाँ काम करेगा, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये कहाँ काम करेगा, सर्टोली सेल। ये क्या निकलवाएगा, एंड्रोजन। ये क्या निकलवाएगा, कुछ फैक्टर। इनका असर कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब पूरी प्रोसेस पर असर है। और ये जो फैक्टर हैं ये क्या कराएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो 3 हार्मोन हो गए कि 4, तो कुल 4 हार्मोन यहाँ इन्वॉल्व हो गए। एक हार्मोन ये इन्वॉल्व है, एक हार्मोन ये इन्वॉल्व है, एक हार्मोन ये इन्वॉल्व है, एक हार्मोन ये इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है कब, एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों, तो कहोगे सिग्निफिकेंट इंक्रीज है किसमें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जीएनआरएच। अगर आप रिकॉल करो तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। लेकिन जैसे ही बढ़ेगा क्या, जीएनआरएच, ये कहाँ काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या स्टिमुलेट करेगा, 2 गोनेडोट्रोपिन, एक का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब एलएच, एक का नाम फाल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच। एलएच कहाँ काम करेगा, लीडिंग सेल पर, और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका, एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एफएसएच कहाँ काम करेगा, सर्टोली सेल। क्या स्टिमुलेट करेगा, तो देखो क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जो हेल्प करेंगे किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के फैक्टर कहाँ से निकलते हैं, आंसर देंगे सर्टोली सेल से निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है स्पर्म, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि स्पर्म क्या है, तो स्पर्म वास्तव में एक इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल है और माइक्रोस्कोपिक सेल है। तो स्पर्म क्या है, तो कहेंगे ये है इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल। ठीक है, दूसरा ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक सेल है। चौथा, इसके कुल 4 पार्ट पाए जाते हैं। कौन से, अभी आगे डायग्राम में दिखाई पड़ेंगे। एक होता है हेड, एक होता है नेक,
एक मिडिल पीस और एक होता है टेल। ठीक है, इसके 4 पार्ट। इंटायर स्पर्म इनवेलप बाई किसके द्वारा, तो आंसर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटायर स्पर्म इनवेलप बाई किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें रटने वाली रट लेंगे। इलांगेटेड है, फ्लैजेलेटेड है, मोटाइल है, माइक्रोस्कोपिक है, 4 हिस्से होते हैं। ये पूरा का पूरा स्पर्म किसके द्वारा इन्वेलप होता है, तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेलप होता है। ठीक, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख ही लेते हैं। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां से यहां तक ये स्पर्म का हेड होता है। ये छोटा सा हिस्सा नेक होता है। यहां से यहां तक ये मिडिल पीस होता है और बाकी जो ये पार्ट है नीचे की तरफ ये टेल होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्पर्म में कुल 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब सबके कुछ क्वेश्चन हैं। अगर हम हेड को ध्यान से देखेंगे तो हेड में पाया जाता है इलांगेटेड न्यूक्लियस। तो ये है इलांगेटेड न्यूक्लियस। ये है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और जिसकी खास बात है कि ये होता है हाइप्लॉइड। हाइप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या मिलेगी, n मिलेगी। ठीक, लेकिन लेकिन दूसरी जो खास बात है वो ये है कि इस न्यूक्लियस का जो एंटीरियर पार्ट है, इस न्यूक्लियस का जो एंटीरियर पार्ट है, इसके आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम एक्रोसोम होता है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम एक्रोसोम। एक ही क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन। क्या, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट या कवर एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। क्यों, जरा देखते हैं। तो एक्रोसोम के क्वेश्चन 2, एक तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंटीरियर टू न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर टू न्यूक्लियस। दूसरा, एक्रोसोम में पाया जाता है फिल्स विद एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं स्पर्म लाइसिन, जो कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें एक नाम होता है जोना लिसिन, इसमें एक नाम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग इंजाइम। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो इसमें जितने एंजाइम होते हैं उनका काम जरा देखो। तो जरा मान लीजिए कि ये है ओवम और ये है स्पर्म। अगर इस स्पर्म को ओवम के अंदर जाना है, पेनिट्रेट करना है, तो इसकी इस मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये जो एंजाइम है, ये जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, ये हेल्प इन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। कैसे? इसका मतलब है कि जो ये एंजाइम हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्पर्म में एक्रोसोम नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक्रोसोम की मदद से ही तो एंट्री होती है। तो वापस चलते हैं। किसी पर्टिकुलर स्पर्म के हेड में पाया जाता है इलांगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस, उसके एंटीरियर पार्ट पाया जाता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम से जुड़े दोनों सवाल हमने आपको बता दिए। ठीक, हेड के पीछे पाया जाता है नेक, और नेक में दो स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे। क्या? ये हैं सेंट्रियोल। कितने होते हैं? तो आंसर देंगे दो। कहाँ होते हैं? आंसर देंगे नेक। तो हेड की पहचान क्या है? न्यूक्लियस। और नेक की पहचान क्या है? सेंट्रियोल। अब आते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस में दो चीजें पाई जाती हैं। मिडिल पीस में दो चीजें पाई जाती हैं। जो पीछे वाला सेंट्रियोल है, यहां से निकलता है एक्सियल फिलामेंट, और ये मिडिल पीस से होते हुए टेल से पार निकल जाता है। तो मिडिल पीस में हमको दो चीजें मिल गई। क्या? एक मिल गया एक्सियल फिलामेंट, और देखो क्या होता है। और दूसरी खास बात ये होती है कि मान लेते हैं, दूसरी खास बात होती है कि इसमें पाए जाते हैं माइटोकांड्रिया। तो मिडिल पीस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल गई? माइटोकांड्रिया मिल गई। तो मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट के साथ और क्या है? माइटोकांड्रिया। एक्सियल फिलामेंट से जुड़ा एक सवाल है कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा? आंसर देंगे 9+2 होगा। माइटोकांड्रिया से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखिए। क्या देखते हैं? माइटोकांड्रिया कैसे पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे स्पाइरल रिंग इन मिडिल पीस। मिडिल पीस में स्पाइरल रिंग के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक सवाल, इस स्पाइरल रिंग को कहते क्या है? ये नीट में पूछा गया है। इसको कहते हैं नीबेन कर्न। एक क्वेश्चन तो ये मिल गया। स्पर्म के मिडिल पीस में क्या मिलता है? तो कहोगे स्पाइरल रिंग ऑफ माइटोकांड्रिया। उसको कहते क्या है? नीबेन कर्न। दूसरा, माइटोकांड्रिया है तो क्या बनाएगा? एनर्जी। और एनर्जी का करोगे क्या? तो एनर्जी से होगा मूवमेंट ऑफ टेल। क्या होगा? टेल में मूवमेंट होगा। और उससे क्या आएगी? उससे आएगी मोटेलिटी ऑफ
स्पर्म, और मोटेलिटी ऑफ स्पर्म से क्या करोगे, इससे आएगा फर्टिलाइजेशन। इधर देखें जरा, ये मान लेते हैं कि यूट्रस है और ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ से ओवा निकल के यहाँ गया और ये है यहाँ स्पर्म। ओवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो स्पर्म को भी तो यहाँ से मूव करके जाना है, तो स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ेगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। और मोटेलिटी तभी होगी जब टेल में मूवमेंट होगा, और टेल मूवमेंट तभी होगा जब एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे मोटेलिटी ऑफ टेल होगी या मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, और जो जरूरी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन। वापस चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ मिला, मिडिल पीस। फिर आते हैं टेल। तो टेल में देखो बाहर बाहर क्या होता है, टेल में जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये हिस्सा है ये है साइटोप्लाज्मिक शीथ, और जो ये है एक्सियल फिलामेंट। तो टेल में भी हमको क्या मिलेगा, एक्सियल फिलामेंट मिलेगा। टेल का मूवमेंट जरूरी है किसके लिए, मोटेलिटी ऑफ स्पर्म के लिए, और वो जरूरी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सही बात है। कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस और क्या, टेल। देखो टिक कर लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड में पाया जाता है इलांगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। एंटीरियर पार्ट ऑफ विच का मतलब न्यूक्लियस, कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर। नाम क्या है, एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोसोम भरा है किससे, स्पर्म, सॉरी किससे भरा है, एंजाइम। नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। हेल्प करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन। मिडिल पीस में पाए जाते हैं ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या बनाएंगे, एनर्जी। किसके लिए, मूवमेंट ऑफ टेल। और मूवमेंट ऑफ टेल क्यों जरूरी है, ये जरूरी है फैसिलिटेट करने मोटेलिटी। और मोटेलिटी क्यों जरूरी है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखें क्या है। ह्यूमन मेल के टेस्टिस में स्पर्म बने। यहाँ स्पर्म की क्या हुई, सिंथेसिस हुई। लेकिन टेस्टिस से बनने वाले स्पर्म जब एसेसरी डक्ट से पास होंगे तो अंततः फिर यूरिथ्रा में जाएंगे और फिर पास आउट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन मेल से स्पर्म का जो रिलीज आउट होता है इसको कहते हैं इजाकुलेशन। और इसमें लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। इसको कहते हैं स्पर्म काउंट। तो पहले तो ये रटा होना चाहिए।
स्पर्म काउंट कितना होता है? 200 से 300 मिलियन होता है। दूसरा, एक और खास बात लिखी है, नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी की दो शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त है कि जो 60% स्पर्म है वो होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज, उसका शेप साइज नॉर्मल होना चाहिए। और इस 60% स्पर्म का 40%, इस 60% का 40% स्पर्म कैसा होना चाहिए? तो एनसीईआरटी में लिखा है विगरस मोटाइलिटी। शर्त याद रखिएगा, इजाकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अगर फर्टिलिटी चाहते हैं तो 60% स्पर्म क्या होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और उसमें से भी 40% क्या होने चाहिए? विगरस मोटाइल होने चाहिए। तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, जब ह्यूमन मेल में टेस्टिस पर बनने वाले स्पर्म एसेसरी डक्ट से गुजरते हैं तो रास्ते में मिल जाता है एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन। क्या मिल जाता है? एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ। स्पर्म किससे पास हो रहे थे? एसेसरी डक्ट। रास्ते में क्या मिल गया? एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी डक्ट का सिक्रीशन और एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन किनका किनका? स्पेशली प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी, स्पेशली एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। और इधर स्पेशली किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड और किसका? सेमाइनल वेस्किल। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकिल का सिक्रीशन, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस का सिक्रीशन, ये सब जरूरी हैं। ये दोनों सिक्रीशन जरूरी हैं किसके लिए? नेसेसरी फॉर स्पर्म मोटेलिटी एंड मैचुरेशन। स्पर्म की मोटेलिटी और मैचुरेशन के लिए क्या जरूरी है? तो आंसर देंगे सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, सिक्रीशन ऑफ क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेस्किल। एक क्वेश्चन और है, मेल एसेसरी जो ग्लैंड हैं, ये इनका सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है? अंडर कंट्रोल ऑफ। तो आंसर देंगे एंड्रोजन। ये आपको रटना है। क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है? तो भी एंड्रोजन। सेमिनल वेस्किल का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में? तो भी एंड्रोजन। तो ये काम की बात है कि जब इस पर मेल एसेसरी डक्ट से गुजर रहे थे तो रास्ते में उनको मेल एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन मिला। मेल एसेसरी डक्ट में एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, मेल एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेस्किल का सिक्रीशन जरूरी है स्पर्म की मोटेलिटी और स्पर्म के मैचुरेशन। लास्ट क्वेश्चन, पहले से ही पता है कि मेल एसेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है इसको कहते क्या हैं? सेमाइनल
प्लाज्मा। और दूसरी तरफ देखो, टेस्टिस से क्या आए, स्पर्म आए, इनसे क्या आया, सेमाइनल प्लाज्मा। दोनों को मिला दीजिए, तो अगर दोनों को मिला देंगे तो बनेगा क्या, सीमेन। तो सीमेन क्या है, तो कहोगे सेमिनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद द स्पर्म। और सीमेन का जो रिलीज होता है इसी को कहते हैं इजाकुलेशन ऑफ सीमेन। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, ह्यूमन मेल इजाकुलेट करेगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी की शर्त है कि कम से कम 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और कम से कम 40% क्या होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। फिर लिखा है स्पर्म कहाँ से रिलीज होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर किससे ट्रांसपोर्ट होंगे, एसेसरी डक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, टिक कर लीजिए। सिक्रीशन किसका, एपिडिडाइमिस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट का। ये एसेंशियल है मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी। सेमाइनल प्लाज्मा के साथ क्या मिला दो, स्पर्म, तो क्या बनेगा, सीमेन। ये भी देखो लिखा, फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, सबका फंक्शन कौन मेंटेन करेगा, टेस्टिकुलर हार्मोन, नाम क्या है, एंड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने मेल गैमीट या स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है। कल हम आपको oogenesis और फॉलिकल फॉर्मेशन पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।